घर बनाने में कौन सी ईंट लगाएं, ये लाल ईंट लगवाएं कि यहाँ ये फ्लाई ऐश ईंट लगवाएं? आज आंसर आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सी बेस्ट है, कौन सी सस्ती पड़ती है, और डैम्पनेस किससे आती है, सीलन किससे आती है, और साथ ही साथ जो भी ब्रिक हम चूज करेंगे उसको सही से लगाने का तरीका क्या है कि आपके घर में सीलन भी नहीं आए, क्रैक भी नहीं आए। तो आपने देखा होगा दीवारों में डैम्पनेस आ जाती है, मतलब दीवारों में पपड़ी बनने लग पड़ती है। वो होता किससे है? वाटर ऑब्जॉर्प्शन से। मतलब पानी, कोई भी बारिश हुई तो ईंटें क्या करती हैं? पानी सोखती हैं। अगर उनको अच्छे से पहले पानी नहीं पिलाया, क्यूरिंग नहीं की गई है, तो वो पानी सोखेंगी। जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है वो कम पानी सोखती है। मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें, 6 से 12% पानी सोखती है कौन सी? फ्लाई ऐश ब्रिक। और जो रेड ब्रिक होती है, मतलब जो क्ले से बनती है, बर्न्ट ब्रिक, वो 20 से 25% पानी सोखती है। और मोस्टली घरों में देखा जाता है कि पपड़ी बनने लग पड़ती है कुछ टाइम बाद। अगर प्लास्टर में क्रैक आ गया, थोड़ा पानी अंदर जाएगा और जो ब्रिक होगी वो पानी सोखती जाएगी और बाहर प्लास्टर की पपड़ी बन के या पेंट की पपड़ी बन के निकलता जाएगा। तो इसमें भी हमारी जो फ्लाई ऐश ब्रिक है वो आगे निकल गई। फिर अगली चीज़ है जो इसका वेट होता है। मतलब अगर हमने 2 स्टोरी का डुप्लेक्स घर बनाना है तो हमें ज़्यादा वेट अगर हम यूज़ करेंगे दूसरी स्टोरी में या पहली स्टोरी में, तो हमें बीम का साइज़ बड़ा करना पड़ सकता है, कॉलम का साइज़ बड़ा करना पड़ता है, नीचे स्लैब की थिकनेस बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा आने वाला होता है। क्योंकि जो रेड ब्रिक होती है उसका वेट जो होता है 3 से 3.5 kg होता है, मतलब एक ब्रिक का। और अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें तो 2.5 से 2.6 kg वेट होता है। मतलब वेट में भी हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक अच्छी निकली। मतलब दोनों चीज़ों की, अगर हम 3 चीज़ें मैं अभी बता चुका हूँ, आगे मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। तीनों की तीनों में फ्लाई ऐश ब्रिक अभी आगे चल रही है रेड ब्रिक से। हमारे मेंटली क्या बना दिया गया है, क्योंकि आपने जो भी घर की कंस्ट्रक्शन देखी होगी उसमें रेड ब्रिक की यूज़ की गई है, तो आपको मेंटली हो गया कि रेड ब्रिक बेस्ट है, 100 साल चलती है, 200 साल चलती है। ऐसा नहीं है। फ्लाई ऐश ब्रिक भी 200, 100, 200 जितनी रेड ब्रिक चलती है उससे ज़्यादा ही चलेगी रेड ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक। लेकिन उसमें एक चीज़ है, आपको फ्लाई ऐश ब्रिक चूज़ करना आनी चाहिए। जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, अगर वो सेमी ऑटोमेटिक या हैंड से बनी हुई है, वो फ्लाई ऐश ब्रिक आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। कुछ क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन मैं कहता हूँ जो ऑटोमेटिक मशीन से फ्लाई ऐश ब्रिक बनती है, जिसमें अच्छे से उसको कंप्रेस किया जाता है, अच्छे से मिक्सचर बना होता है, वो फ्लाई ऐश ब्रिक रेड ब्रिक से 100 गुना अच्छी है। उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। आगे अगली हम बात करते हैं इसकी जो वेस्टेज होती है। अगर लाल ब्रिक आप यूज़ करते हो, आपने अगर घर में यूज़ की है, तो लाल ब्रिक में वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। जब भी कोई ब्रिक लेके आता है आपका, कोई भी वेंडर होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, ब्रिक उतारेगा तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिक वो तोड़ देता है। मतलब अगर हम पकड़ के चले 10 से 15% वेस्टेज होती है लाल ब्रिक की कंस्ट्रक्शन में, तोड़ के भी ऐसे भी। और जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है उसकी वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा कम होती है, 2 से 4% वेस्टेज निकलती है, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक ईजिली टूटती नहीं है। अगर आपको उसको 1.5-2 मीटर से भी फेंकोगे ना, वो तब भी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर आप लाल ब्रिक होगी, अगर ऊपर से फेंकोगे तो वो जल्दी टूट जाएगी। जैसे लाल ब्रिक में 3 टाइप की, मतलब क्लास ब्रिक होती है, A, B, C, 3 क्लास ब्रिक होती है। तो जो A क्लास ब्रिक रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन वो काफ़ी महंगी रहती है, 9 से 10 रुपये का पीस आपको मिलेगा। लेकिन जो C और B क्लास ब्रिक है वो आपको 8 से 9 रुपये में, 7 से कई जगह तो 7 से 8 रुपये में वो मिल रही है रेड ब्रिक। लेकिन जो हमारी ये है फ्लाई ऐश ब्रिक, उसका प्राइस आपको कई जगह पे ये भी मिल जाएगा, 5 रुपये में भी मिल जाएगी, 3, 4, 5 ऐसे मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छी ब्रिक आएगी वो 6, 6.5 रुपये में आएगी। मतलब 1-1.5 रुपये आपको फ्लाई ऐश ब्रिक होगी वो सस्ती मिलेगी, किससे? रेड ब्रिक के। तो मेरे ओपिनियन से क्या है, जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अभी आगे आगे उसका काफ़ी डिमांड भी बढ़ने वाला है। और जो लाल ब्रिक है उसकी डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो लाल ब्रिक बन रही है वो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उसका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? जो क्ले निकाली जा रही है, बॉन्ड की जा रही है, उसमें पोल्यूशन भी होता है, सॉइल इरोजन भी हो रही है और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसका प्राइस क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। और इसी दौरान जो फ्लाई ऐश ब्रिक है उसकी, मतलब अभी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आपको फ्लाई ऐश ब्रिक भी अगर यूज़ करनी है तो कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे मैंने पहले कहा, फुली ऑटोमेटिक मशीन से वो बनी होनी चाहिए, और कुछ टेस्ट भी आपको कर देने हैं, क्योंकि देखने से ही आपको लग जाएगा। और जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है, जैसे आप सामने भी देख रहे हो, फ्लाई ऐश ब्रिक आपकी मतलब ऐसे ग्रे कलर की होगी, रेड ब्रिक आपकी लाल कलर की। और रेड ब्रिक में काफ़ी ज़्यादा धोखा हो जाता है। A, B, C क्लास जैसे मैंने बोला, तो मोस्टली A क्लास तो कभी किसी को ब्रिक नहीं मिलती है। जो भट्ठे से आती है वो नई ब्रिक की आ जाती है, मतलब अभी बने हुए थोड़े दिन में नहीं होगा, वो आपको दे दी जाएगी। अगर मैं आपको रेड ब्रिक ही यूज़ करनी है, अगर मैं बताऊं रेड ब्रिक अगर आपको यूज़ करनी है, तो आपको कौन सी रेड ब्रिक यूज़ करनी है? जो पुरानी हो, मतलब कम से कम 3 से 4 महीने पुरानी रेड ब्रिक होती है जो, वो अगर आप यूज़ करोगे आपके घर की कंस्ट्रक्शन में, तो आपको डैम्पनेस से भी थोड़ी राहत मिलेगी
और आपको वो ब्रिक की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो भी भट्ठा अगर ब्रिक बनाता है वो ब्रिक्स बाहर रहती हैं, और जब भी बारिश या कुछ होगा क्यूरिंग, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ब्रिक पे। ब्रिक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है क्यूरिंग के बाद। और जब भी आप ब्रिक यूज़ करोगे उसको प्रॉपर से क्यूरिंग कर लेना है, मतलब 2-3 घंटे तो उसको पानी पिलाते रहना, और 2-3 घंटे पानी पिला के उसको एक दिन छोड़ देना है। उसके बाद आप उसको ब्रिक वर्क करोगे तो आपका वो लोड बेरिंग में भी चलेगा और फ्रेम स्ट्रक्चर में भी चलेगा। तो ऐसे तो अल्टरनेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी डबल एसी ब्लॉक के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए थे। डबल एसी ब्लॉक भी एक अल्टरनेट है, लेकिन वो सिर्फ कहाँ, फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारा चलता है। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक को आप लोड बेरिंग में भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेम में भी यूज़ करते हो, और रेड ब्रिक को भी लोड बेरिंग में भी और फ्रेम में भी। और जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अपने ओपिनियन से मैं बताऊँ तो मैं अपने ओपिनियन से ये कहूँगा, अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हो जो अच्छी मशीन से बनी है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, उससे अगर जो फ्लाई ऐश ब्रिक बनी है अगर वो यूज़ करते हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कोई उसमें इफेक्ट नहीं होगा। कब कुछ बोलते हैं कि थोड़े टाइम बाद डिटोराइड होने लगती है, डिटोराइड वही होती है जो हैंडमेड होती है। उसके बाद क्या होता है, उसमें प्रॉपर कम्पैक्शन नहीं होती, जब उसको पानी लगता है वो धीरे धीरे लूज़ करने लग पड़ती है। जो मोस्टली गाँव वगैरह में या ऐसे शहर में भी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर भी 30-40% लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कॉलम और बीम नहीं देते हैं, क्या करते हैं सीधे ब्रिक वर्क करते हैं, ऊपर स्लैब डाल देते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ का काफ़ी योगदान होता है। तो अगर हम रेड ब्रिक की बात करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 30 से 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो फ्लाई ऐश ब्रिक की होती है वो होती है 75 to 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर स्ट्रेंथ की बात करें, बेरिंग कैपेसिटी की बात करें, तो फ्लाई ऐश ब्रिक रेड ब्रिक से आगे निकल गई। ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा ये अगर आप अपने घर में करते हो तो आपको गारंटी है क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। पहली चीज़ जैसे हमने कहा चिकन मैश है, इसमें क्या करना है आपको, जहाँ भी आपका जॉइंट होता है, आपका बीम है, कॉलम है, मतलब जहाँ यहाँ कंक्रीट हुआ है उसके साथ ब्रिक वर्क हुई है, डबल एसी ब्लॉक हुआ है, यहाँ फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ की है, कोई भी चीज़ यूज़ की है, तो उसके जॉइंट पे आपको क्या करना है, चिकन मैश, मुर्गा जाली सामने जैसे आप देख रहे हो ये लगानी है। फिर उसके ऊपर प्लास्टर करना है, मतलब दोनों जो जॉइंट होगा 75 mm, 3 इंच इस तरफ, 3 इंच इस तरफ, मतलब दोनों के बीच में लगा के उसके ऊपर प्लास्टर आप करोगे तो वहाँ क्रैक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये गारंटी हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाती है, जो प्लास्टर आप ऊपर करोगे वहाँ पे क्रैक नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, जो हमारा कंक्रीट होता है वो एक्सपेंड और वो करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसका भी एक इलाज है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करनी है, जहाँ भी आप प्लास्टर करो वहाँ आपको ग्रूव बनाना है। ग्रूव क्या होता है, एक मतलब जैसे हमने पूरा लेवल सरफेस कर दिया, वहाँ पे आपको एक नाली जैसी खोद देनी है, मतलब प्लास्टर में ये ग्रूव बना देना है ऊपर से नीचे, जिसकी विड्थ होगी 12 mm और डेप्थ होगी 10 mm। वो ग्रूव अगर आप बनाते हो 3-3, 4-4 मीटर पे, जहाँ आपका कॉलम और ब्रिक का जॉइंट है वहाँ पे अगर ये बनाए तो आपके क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। और मोस्टली आप देखते हो अपने घर के इंटरनल में देखना है, छत और जहाँ दीवार मिलती है वहाँ आपको क्रैक देखने को मिलेंगे। वो क्रैक कैसे रुक सकते हैं, वो क्रैक रुकते हैं ग्रूव से। अगर आप ग्रूव बना देते हो पूरे रूम में छत के पास, वहाँ आपके क्रैक रुकेंगे। जहाँ आपका कॉलम होगा या बीम होगा वहाँ आप ग्रूव बनाओगे, वहाँ क्रैक रुकेंगे, और वो दिखता भी अच्छा है। मतलब अगर आपने ग्रूव बनाया होगा वो देखने में भी अच्छा लगता है और उसका क्रैक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर चिकन मैश और ग्रूव हम करते हैं, ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हमारे क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है प्लास्टर कराते टाइम, रेक्रोन 3S फाइबर जो आता है, मतलब फाइबर जो होता है वो आपको यूज़ करना है। जब भी आप प्लास्टर का मोटार बनाओ, मसाला बनाओ, 1.4 का रेशो या 1.6 का रेशो, कोई भी रेशो का अगर आप मोटार बनाओ, उसमें क्या करना है, आपको रेक्रोन 3S यूज़ करना है। वो आपको मिलेगा कहाँ से, काफ़ी कमेंट्स आते हैं सर ये मिलता नहीं है, ये नहीं है। आपको क्या करना है, इंडिया मार्ट है उस पर सर्च करना है कि रेक्रोन 3S फाइबर कहाँ से मिलेगा। उधर रिलायंस का लोगो लगा होगा, वो भी वही कंपनी का रेक्रोन 3S फाइबर आपको मोटार में यूज़ करना है। और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है ये उस पैकेट पे भी लिखा होता है। और दूसरी चीज़, अगर पैकेट पे नहीं लिखा होगा, हमारी एक वीडियो है, 3 वीडियो मैं इस पे बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ रेक्रोन 3S फाइबर लिखा होगा, उसको कैसे यूज़ करना है, अगर कंक्रीट का माल है उसमें कितना डालना है और मोटार है उसमें कितना डालना है, वो आपको सब चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। चौथी चीज़ आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका कंक्रीट फेस होता है, जैसे हमारा बीम है
एक चीज़ बीम हो गई, दूसरा हमारा कॉलम हो गया। जब हम उस पर प्लास्टर करते हैं तो क्या होता है, पपड़ी बन के निकलने लग पड़ता है। तो होता क्या है, आपको क्या करना है, एक तो हम वहाँ पे चिकन मैश, मुर्गा जाली या वायर मैश जिसे हम बोलते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। साथ में आपको वहाँ टाचा करना है। टाचा क्या, सामने आप जैसे देख रहे हो टाचा होता है, मतलब थोड़े थोड़े खड्डे कर देने हैं उस पर कॉन्क्रीट फीस पे, क्योंकि वो रफ हो जाएगा और जब उस पर आप प्लास्टर चिपकाओगे वहाँ पपड़ी बन के वो गिरेगा नहीं। तो ये चीज़ भी आपको करनी ही करनी है। अगली चीज़ क्या करनी है, देखो प्लास्टर, जो प्लास्टर हमारा होता है वो आपने देखा होगा, मतलब फर्श से, फ्लोर से 1 या 1500 mm तक, मतलब 1.5 मीटर तक निकलने लग पड़ता है पपड़ी बन के, और साथ में पेंट निकलने लग पड़ता है। होता क्या है, उसको हम रोक सकते हैं, डीपीसी जो डैम प्रूफ कोर्स होता है वो प्रोवाइड किया हो तो हमारा रुक जाता है। अगर आपने डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी प्रोवाइड नहीं की है, फिर भी चांसेस हो जाते हैं नीचे से जो पानी होगा, सीपेज होगा, ब्रिक के थ्रू ऊपर आ जाएगा और प्लास्टर आपका निकलने लग पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप प्लास्टर करवाओ उसमें थोड़ा सा डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल आता है, वाटर प्रूफिंग केमिकल, ये नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा होगा लेकिन आपका प्लास्टर सेफ रहेगा, आपका घर सेफ रहेगा। तो आपको प्लास्टर, जो इंटरनल प्लास्टर आप करवाओगे उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल मिक्स कर लेना है थोड़ा बहुत, उसके बाद उसका प्लास्टर करना है। और प्लास्टर हमेशा याद रखना 20, मतलब ऐसे तो बाहर वाला जो प्लास्टर रहता है 20 mm थिकनेस उसकी रखते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अंदर का 12 mm से ज़्यादा अगर प्लास्टर आप करोगे तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब गिरने के चांसेस, पपड़ी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगली चीज़ आपको क्या करना है, जो भी सैंड आप यूज़ करोगे उसमें देख लेना है सिल्ट या मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जो हमारी क्रश्ड सैंड आती है अगर वो यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है, लेकिन आपने क्वालिटी उसकी चेक कर लेनी है कि जो क्रश्ड सैंड आप यूज़ करने जा रहे हो वो अच्छी है कि नहीं है। अगर आप फिर रिवर सैंड यूज़ करते हो उसमें सिल्ट और मिट्टी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हमेशा आपको टेस्ट करके ही, सिल्ट कॉन्टैक्ट टेस्ट कैसे करते हैं उस पर मैं वीडियो ला चुका हूँ, वो वीडियो देख लो, उसके बाद आपको प्लास्टर करवाना होता है। और आखिरी चीज़ आपको क्या करनी है, मोस्टली घरों में मैंने देखा है क्रैक्स किसकी वजह से आते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, माइनर क्रैक्स होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। वो आते किस वजह से हैं, जो हम क्यूरिंग होती है, जैसे हमारा प्लास्टर हो गया उसके 10 दिन तक आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है, मतलब उसकी तराई करनी ही करनी है, उसको पानी छांटना ही छांटना, मतलब अच्छे से पानी देता रहना है। अगर गर्मी है तो 14 दिन करो, अगर सर्दी है तो 7 से 10 दिन अगर आप क्यूरिंग करते हो, पानी तराई करते हो, तो क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर ये 6 से 7 चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपके घर में क्रैक्स आना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये जो मैंने पहली चीज़ बोली चिकन मैश, दूसरी बोली ग्रूब, फिर एक्रोन 3S फाइबर, फिर वाटरप्रूफिंग केमिकल, टाचा और हमारा क्यूरिंग, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपके घर में क्रैक्स आना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या चेकलिस्ट बनानी होती है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है प्लास्टर करने से पहले। और ऐसी अगर आप वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट करो, आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप कहीं भी जुड़ो, जो वीडियो आपको चाहिए वो हम वीडियो लेके आएंगे। और हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हो, जहाँ आप सिविल इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए तो ये चैनल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू गाइस।